नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस डेली क्विज में हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न, भारत में रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही हैं इसका पता लगाना है। वीडियो को पॉज करके लगाइए। अब देखिए, द हिंदू का आर्टिकल था जहां पर आरबीआई ने जो अपने रेपो रेट हैं इनको स्थिर रखा है, तो रेपो रेट पे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब जब भी हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं तो मैंने आपको द हिंदू के विश्लेषण में बताया था कि इसका मतलब होता है कि जो आरबीआई होता है वो हमारे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, प्राइवेट हो गए या पब्लिक बैंक्स होते हैं, सरकारें होती हैं, तो ये जब उधार लेती हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, इन टर्म्स के लिए अपनी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो आरबीआई के पास गिरवी रखवाती हैं, जिसके बदले आरबीआई इनको लोन देता है शॉर्ट टर्म में। अब ये जो लोन होता है इसी को हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट में अगर आप रेपो का फुल फॉर्म देखोगे ना तो इसका मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब रीपर्चेज का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सारे व्यक्ति आरबीआई को देते हैं उसको वापस से ये रीपर्चेज करेंगे कि हम 1 दिन, 7 दिन या 14 दिन के बाद आपसे बढ़ी हुई कीमत पर इसको वापस से खरीद लेंगे, तो इसके बदले आप हमको इतना लोन दे दीजिए। तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है एकदम सही है। इससे क्या होता है, इसमें अगर कमी आएगी तो हम लोगों ने देखा था कि मुद्रास्फीति में भी क्या होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए सारे टूल्स का उपयोग करा जाता है। तो अगर रेपो रेट जितना कम होगा, उदाहरण के तौर पे इसने 100 रुपए लिए हैं, रेपो रेट है 4 का, तो इसको 104 रुपए देने हैं। अगर रेपो रेट हो जाता है 10 तो इसको 110 रुपए देने हैं। इसका मतलब बैंक्स को, तो बैंक्स को आरबीआई को जितना पैसा देना है फिर वो उसी हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे, तब किसी व्यक्ति को अगर लोन लेना है तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। मौद्रिक नीति जो कमिटी होती है, समिति होती है, वो ये सब निर्धारित करती है। यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। अब देखिए अगला ही प्रश्न, यहां पर चूंकि फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में भी मैंने एक प्रश्न पूछने का प्रयास किया। कौन से कथन सही हैं? अब वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों में बदलाव को दर्शाती है और हेडलाइन का सूचक है। मुद्रास्फीति में भोजन कोर मुद्रा की बात करते हैं, यानी कोर इन्फ्लेशन की, तो उसमें भोजन और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को ये गणना से बाहर रखते हैं। आपूर्ति में व्यवधान, मौसमी बदलाव जैसे कारक खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान देते हैं। अब देखिए यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट तो पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए आपूर्ति जो होती है, इसमें व्यवधान का मतलब क्या होता है कि कोई मौसम में चेंजेस हो गए, या फिर यहां पर आता है कि जो उत्पादन लागत है, अब मान लीजिए उर्वरक की बात करते हैं तो हमने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने पे बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, तो वो केस हो गया। विश्व में कोई महामारी फैली हुई है, कोई वॉर हो रहा है, उस केस में कई बार आपूर्ति श्रृंखलाएं, सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो उसका परिणाम भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसी के अलावा मान लीजिए कोई कीट का संक्रमण हो गया तो उसका भी इफेक्ट हमको खाद्य में देखने को मिलेगा। ऊर्जा की कीमतें, सप्लाई चेन जो है वो ब्रेक होती है, तो पता लगा क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, तो वो सब सिंचाई अब उसी से हो रही है, तो वो सब किस में देखने को मिलता है, हमारे खाद्य वस्तुओं में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम यहां पर सही हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव, 3 प्रकार के जो टूल्स हैं जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में यूज होते हैं। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट का चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा। उसमें जितने भी प्रकार के ये सब प्रक्रियाएं दे रखी हैं, यहाँ तक कि जितने प्रकार के प्रस्ताव दे रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का निर्माण कैसे होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल था, पार्लियामेंट्री पास्ट ए मिरर टू चेंजिंग डायनामिक्स। इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में जो राइटर है वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आप 15वीं लोकसभा की बात करो, 16वीं और 17वीं, इन लोकसभा में आप देखोगे जिस तरीके से, देखो ये जो प्रश्नकाल होते हैं या शून्यकाल की बात करते हैं, तो इसको बनाया केवल इसलिए गया है ताकि मंत्री जो है वो जवाबदेह हो सके, वो अकाउंटेबल हो सके। तो जो संसद के सदस्य हैं वो जनता के बिहाफ पे इनसे प्रश्न पूछते हैं, इनसे प्रोग्रेस पूछते हैं, तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है कि भाई अकाउंटेबिलिटी,
और इसमें देखोगे आप लगातार यहां पर ना गिरावट देखी जा रही है कि आप जैसे ये रेड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन, तो ये सब में देखो कुछ ना कुछ गिरावट है। तो इसका मतलब है कि संसद के अंदर ना हमें इन सब चीजों पे और जोर देना चाहिए ताकि और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो इसमें 3 प्रकार के यहां पर प्रश्न आपसे पूछे गए। तो जैसे प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जो पहला घंटा होता है उसी को हम लोग प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। इसमें सरकारी नीतियों और कार्यों के बारे में मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के प्रश्न। शून्यकाल की बात करते हैं तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो टाइम होता है वो शून्यकाल होता है। अब 1962 से 0 आवर की शुरुआत करी गई थी, तो एक नवाचार के बारे में भी इसमें ऐड करते हैं कि यह भारतीय नवाचार है। संसद पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं, पूर्व सूचना के बिना, है ना। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तो बिना किसी पूर्व सूचना के यहां पर मामले को उठाया जा सकता है। इस स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं तो तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले आवश्यक मामलों पर चर्चा की जाती है, बिल्कुल सही, मगर यह शर्त होती है कि भाई यहां पर वो मामला पहले से संसद में किसी और मुद्दे पर बहस ना हो रही हो। तो ऐसे मुद्दे यहां पर सेलेक्ट करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और उन पर बहस ना हुई हो। तो ये वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, राखीगढ़ी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? भारत में उत्खनन से प्राप्त सबसे बड़ी हड़प्पा बस्तियों में से एक है। यहां पर एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी जो प्रणाली होती है उसकी उपस्थिति का सुझाव दिया जाता है। इसमें जो सिंधु लिपि होती है उसको राखीगढ़ी में निष्कर्ष इनके आधार पर समझा गया है। अब इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर भी द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसमें यहां पर बात करी जा रही है जो राखीगढ़ी है उसको, उसमें जितनी भी फाइंडिंग्स है यानी कि राखीगढ़ी में क्या क्या पाया गया उसको हमारे एनसीईआरटी का जो बुक्स है ना उसमें ऐड करा गया। तो जब ये न्यूज आई तो हमारे लिए राखीगढ़ी जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट हो गई। जो भारत में हड़प्पा बस्तियां हैं तो उसमें जो बड़ी बस्तियां उसमें से एक बस्ती राखीगढ़ी है। कहां पर, अगर इसकी बात करें कहां पर मिलेगा, तो ये हरियाणा के हिसार में इसको पाया जाता है, घग्गर नदी के तट पर, है ना। ये भी इसके साथ जोड़ा जाता है इसका नाम। यहां पर अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली की भी बात करी जाती है, ये भी इसके साक्ष्य हमको मिले, परंतु यहां पर सिंधु लिपि जो है उसके साक्ष्य यहां पर नहीं मिले। एक्चुअली में पूरी तरीके से वो डिसाइफर हो नहीं पाई है, तो यहां पर ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा अगर यहां पर देखोगे कितने कथन सही हैं तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। 2023 एकदम लेटेस्ट प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, यहां पे कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है शिशुधानी स्तनी यानी मार्सुपियल की बात हो रही है, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। अब जैसे आपने कंगारू को देखा होगा या एक कोयला करके एक होता है जीव, उसको देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुए तो उसमें बहुत चर्चित हुआ था वो जीव। इसमें क्या है, बेसिकली शिशुधानी स्तनी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो शिशु होते हैं जानवरों के, स्तनधारी से इनको अलग करके देखो तो यहाँ पर ये बहुत अल्प विकसित होते हैं जब ये पैदा होते हैं, क्योंकि इनके पैदा होने का जो टाइम होता है उससे पहले ये पैदा हो जाते हैं। तो जो इसमें बात करी जाती है फीमेल होती हैं तो वो उनको अपनी छाती में एक थैली होती है उसके अंदर रखती हैं और कुछ हफ्तों तक या कई महीनों तक उसमें, जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाते हैं। जैसे आपने कंगारू को देखा होगा। तो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ये एकदम सही कथन है, बिल्कुल सही बात है। कंगारू आपको भारत में देखने को नहीं मिलेंगे। ये पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं ऐसा नहीं है, जो वन है वहां पर भी ये पनप सकते हैं। तो घास स्थलों में पनप सकते हैं केवल, तो ये कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है वो हमारा गलत है। अब आज के तथ्य में हम लोग बॉर्न कन्वेंशन की बात करेंगे। बॉर्न कन्वेंशन जब भी आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, प्रवासी पक्षी जानवर जो होते हैं उनके बारे में ये बात करता है। तो यहां पर आप देखोगे यूएनईपी का ये कार्यक्रम है जिसमें हम लोग प्रवासी पक्षी जो होते हैं, अब प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होते हैं, चाहे वो जानवर हो या पक्षी, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई भोजन की तलाश में, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसको धूप के लिए, है ना, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए कई सारे जानवर पक्षी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम वहां पे रुकते हैं, फिर जैसे ही जहां से ये आए थे वहां का तापमान, वातावरण अनुकूल होने लगता है, भोजन वहां पर्याप्त रूप से मिलने लगता है, तो ये वापस वहां पर चले जाते हैं। तो उनके लिए हमने बाकायदा बॉर्न कन्वेंशन स्टार्ट किया था। अब यहां पर आप देखोगे इसको 1983 में स्टार्ट किया गया, तो भारत भी इसका मेंबर है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। बॉर्न कन्वेंशन की जब बात करते हैं तो इसमें बेसिकली इसके अंदर 2
जो परिशिष्ट हैं वो रखे जाते हैं, अपेंडिक्स पूरी लिस्ट बनाई जाती है। तो पहली लिस्ट में वो जीव जंतु पक्षी आते हैं जो बहुत ज़्यादा संकटाग्रस्त होते हैं। दूसरी लिस्ट में उनको रखा जाता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ हम उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। इनका जो मार्ग होता है उसको भी हमें संरक्षण देना होता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साइबेरियन जो क्रेन है, ठीक है, या मरीन टर्टल, ठीक है, इसके अलावा डुगोंग, इन तीनों का एमओयू भारत सरकार के द्वारा साइन करा गया है। तो ये भी चीज ध्यान में आपको रखनी है। तो बॉर्न कन्वेंशन का जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया। चलिए आज एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछता हूं। एक तो हो गया बॉर्न कन्वेंशन और दूसरा होता है बॉर्न चैलेंज। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज बॉर्न चैलेंज, क्या है ये। बॉर्न कन्वेंशन तो आपको समझ में आया कि ये पूरी तरीके से क्या है, बॉर्न चैलेंज क्या है। और इसी में से एक आपसे पूछ लेता हूं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये एक मार्ग है। मेरे को कमेंट करके बताइए ये कौन सा मार्ग है, कौन इसको यूज करता है। तो बॉर्न चैलेंज क्या है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का डेली क्विज आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा सेशन आपको लगा, लाइक करिएगा वीडियो को। आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।